गंधारा एक कदीम इलाका जो मौजूदा पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है, जिसकी एक अपनी अलग तारीख़ है और पहचान है, जो रावलपिंडी के इलाके से शुरू होकर अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। लेकिन चूँकि जोग्राफियाई तब्दीलियों की वजह से हमें सरहदों का तयन करना था, तो इसे हम अफ़गानिस्तान की सरहद तक की अपने इलाके में शुमार करते हैं। तो ये कदीम इलाका, इसको संस्कृत में इस लफ्ज़ का मतलब है खुशबू की वादियाँ। ये इलाका एक वजह से बड़ा मशहूर है। तारीख़ के तसलसल में तो बहुत कुछ है इस इलाके में, लेकिन जो हमारी इस गैलरी का मौजू है वो है गंधारा आर्ट। गंधारा में जो फ़न मुजस्समा साजी परवान चढ़ा उसके बारे में। वो बुनियादी तौर पर बुद्धिज़्म के मुतालिक है, और ये जब 3री सदी कब्ल मसीह में अशोका ने बुद्धिज़्म को कबूल किया और अपनी रियासत में इसको फैलाना शुरू किया, तो उसने स्टूपास बनाए। बुद्धा की राख लेकर जो बुनियादी 7 स्टूपा से निकाली, उसको पूरी सल्तनत में फैला दिया। तो ये कहना बेजाना होगा कि गंधारा आर्ट्स को अपनी इब्तदाई शक्ल में अशोका ने ही परवान चढ़ाया, जो आज हमें इस इलाके में स्टूपास की सूरत में नज़र आता है। और इन स्टूपा के साथ फिर बात आगे बढ़ती गई। फिर फ़न मुजस्समा साजी तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 100-150 साल पहले यहाँ उसने अमल शुरू किया अपना, यहाँ के लोगों ने उसको शुरू किया। और लेकिन जो अहम बात है यहाँ पर वो ये है कि इस गंधारा आर्ट को एक लाइन में अगर किसी ने समोने की कोशिश की है, तो ये बड़ा प्यारा सा एक लाइन है, जो ये है कि अ माइंड ऑफ अ ग्रीक एंड हैंड ऑफ एन इंडियन। यानी कि ग्रीक की इंटेलेक्चुअल खूबियों को यहाँ के मकामी संगतराशों ने जब अपने फ़न में समोया, तो ये शाहकार पैदा हुआ। यहाँ जो आप एक पूरी फ्रीज देख रहे हैं लकड़ी की, इस पर हमने बुद्धा का जो लाइफ स्केच है उसको दिखाया है। यानी कि जातका स्टोरीज़ का लफ्ज़ आपने सुना होगा, तो जातका स्टोरीज़ एक्चुअली हैं क्या? वो बुद्धा की, उस बुद्धा बनने से पहले की ज़िंदगी और बुद्धा बनने के बाद की ज़िंदगी को पत्थरों की इन सिलों पर कंधा किया गया है और उसके ज़रिए दिखाया गया है। बुद्धा की ज़िंदगी को हमने यहाँ 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक उसकी वो ज़िंदगी जब वो बुद्धा बनने से पहले था, उसमें उसकी पैदाइश और उसकी जवानी। तो बुद्धों की जो रिवायात है उसके मुताबिक उसकी माँ ने ख्वाब में एक सफ़ेद हाथी को देखा, और सफ़ेद और हाथी जो है वो बुद्धिज़्म में बहुत मुक़द्दस जानवर माना जाता है, और हिंदुज़्म में भी इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा है। और बुद्धा को एक एलिफेंट के तौर पर उसकी माँ ने कंसीव किया। तो नजूमियों ने ये बताया कि आपके यहाँ कोई ऐसी शख्सियत जन्म लेगी जो या तो बहुत मशहूर होगी या आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल हट कर होगी, जो आप अपना के बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर बुद्धा जन्म लेते हैं, जो इस सीन में दिखाया गया। ये बहुत बड़ा सीन था, तो सीक्वेंस में ये नीचे रखा गया। इस पत्थर की सिल पर उस सीन को दिखाया गया जब उसकी माँ इसको जन्म देती है। और उसके बाद जब जन्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद नजूमी, उस सूरत हाल में उस वक्त में नजूमियों की बड़ी अहमियत थी। वो हर पैदा होने वाले शाही बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में उसके माँ बाप को बताते थे वो कैसा होगा। तो नजूमियों ने इसके बारे में पेशेनगोई की, या तो एक ये बहुत मशहूर बादशाह बनेगा या तारिकुद्दुनिया शख्स बनेगा। तो नजूमियों पहले ही नजूमियों ने इसके बारे में उसके माँ बाप को आगाह कर दिया। फिर मज़ीद कहानी आगे चलती है, फिर उसको तालीम देने का अमल शुरू होता है। फिर उसके बाद वो जवानी के हदूद में दाखिल होता है। और यहाँ एक और बात हम भूल गए कि उसकी माँ उसकी पैदाइश से फ़ौरन बाद इंतकाल कर जाती है, तो उसकी सारी परवरिश उसकी खाला के यहाँ होती है, जिसको महाप्रजापति भी कहा जाता है। जवान होता है तो मुख्तलिफ खेल तमाशे जैसे शहज़ादगी के आलम में शहज़ादे करते हैं। और एक ख़ास बात, वो असल में हिंदू था, और वो हिंदुओं के जो निज़ाम ज़ात पात है उसमें सबसे टॉप पर ब्राह्मणों के बाद जो ज़ात है क्षत्रिय क्लास, उसका वो मेंबर था, क्योंकि एक राजा का बेटा था। और राजा अमूमन क्षत्रिय क्लास से ही होते थे, और ब्राह्मण जो है वो इल्मो अदब के लोग होते थे या मजहबी तालीमात को महफूज करने वाले लोग होते थे। उसके बाद फिर मज़े की बात जो रिवायात में है कि वो घोड़ा जिस पर उसने महल छोड़ा वो भी उसके साथ ही पैदा हुआ, और उसका खादिम भी, ठीक है, चंडका और कंथका। उसके बाद फिर उसकी माँ जो है वो उसको लेकर कपिलवस्तु आती है, वो यहाँ पर। फिर जब वो अपनी खाला के घर से आता है, तो फिर उसका बाप उसे खुशामदीद कहता है हाथी के ऊपर। फिर उसकी शादी की जाती है, और फिर उसकी दुल्हन यशोदा
उसके घर आ जाती है, महल में आ जाती है। इस हिस्से में बुद्धा की ज़िंदगी के दो बड़े अहम हिस्सों को दिखाया गया है। एक, जब वो अपनी ज़िंदगी को, महल की ज़िंदगी को छोड़ता है और यानी कि दुनियादारी को त्याग देता है और निर्वाण की तलाश में, यानी कि एक अंदरूनी रोशनी की तलाश में, इनलाइटमेंट की तलाश में वो महल छोड़ देता है और अपनी तमाम तर आसाइशों को भी छोड़ देता है। उसके पीछे एक कहानी है कि वो ज़िंदगी के 3 रूप देखता है, एक बच्चा, एक बूढ़ा और एक कसमपुरसी में आलम में बैठा हुआ शख्स। तो उससे वो अंदाज़ा लगाता है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत दुख हैं और इन दुखों का मदावा करने के लिए कुछ सोचो विचार करनी चाहिए। तो वो इसी मखमसे में, इस चक्कर में कि मैं इसका हल तलाश करूं, अपनी शहजादगी के तमाम तर लवाजमात को त्याग कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जंगलों में निकल जाता है। वो भूखा प्यासा मरता है और इस सूरत हाल का शिकार हो जाता है जिसको हम फास्टिंग बुद्धा कहते हैं। लेकिन भूख प्यास से भी उसको कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो समझता है कि इस तरह रियाजतें करने से कुछ नहीं हासिल होता। फिर उसने अपने खाना पीना शुरू किया, फिर वो बुद्धा बन जाता है, उसको निर्वाण हासिल होता है बड़ी मुशक्क़तों के बाद, और वो उन सफरिंग्स का जो उसने देखी होती है उसका इलाज वो दरियाफ्त कर लेता है, जो उसको फर्स्ट सरमन के रूप में वो देता है। इंडिया के इलाकों में ही एक जगह है, वहाँ पर सरनाथ में वो देता है, वहाँ पर। अच्छा, इस दौरान बुद्धा बनने के अमल में उस पर बहुत सारे शैतानी वार भी होते हैं। तो उनमें से एक ये मारा का अटैक है, यानी कि एक शैतान है मारा, जो अपनी बेटियों को उसको ज्ञान ध्यान में बैठे हुए बुद्धा को भटकाने के लिए भेजता है। लेकिन बुद्धा की ताकत रूहानी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उस पर किसी भी यानी कि नफसानी ख्वाहिश का असर होना बंद हो जाता है। तो वो बड़ा मजबूत हो जाता है और एक ऐसा शख्स बन जाता है जिससे लोग फैज़ हासिल कर सकें और जो एक नया रास्ता मुतय्यन करें। क्योंकि हिंदुइज़्म में बहुत कुछ ऐसा था जो कि उसको पसंद नहीं था, एक ज़ात पात का निज़ाम, एक तबके का दूसरे तबके का इस्तेहसाल। तो वो बेसिकली एक इस्लाही तहरीक को जन्म देता है हिंदुइज़्म में ही, जिसको हम बुद्धिज़्म कह लें। ये अलहदा मज़हब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इस्लाही तहरीक थी। लेकिन इसकी बुनियादी बात थी कि बुतों की पूजा ना करना। लेकिन मज़े की बात, बुद्धा के आंख बंद करते ही उसके मानने वालों ने कुछ सदियों बाद उसके बुत गढ़ना शुरू कर दिए। ये रोमनों की रिवायात थी कि वो अपने हीरोज़ के बुत गढ़ लेते थे, या हिंदुइज़्म की रिवायात थी। और उनको वैसे तो वो कहते थे हम इनको वो खराज तहसीन पेश करें, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं वो बुत परस्ती का एक अमल शुरू कर देते थे जो शिरक की तरफ ले जाता है, यूँ कह लें। तो असल में ये महायाना बुद्धिज़्म है। अगर बुद्धिज़्म की शाखों की बात करें तो थेरावादा और महायाना दो बड़ी उसकी तकसीम है। तो ये एक फ़लसफ़ियाना तकसीम भी है और एक नज़रियाती तकसीम भी है। फ़लसफ़ियाना इसलिए कि जो शुरू का बुद्धिज़्म है वो बुनियादी तौर पर फोकस करता है बुद्धा की सही तालीमात के ऊपर, जबकि महायाना जो कि इन्फ्लुएंस्ड हुआ बाद में मुख्तलिफ और अपने इर्द गिर्द चलने वाले मज़ाहिब से या वाबस्ता फ़लसफ़ियाना तहरीकों से, और थेरावादा में कहा जाता है कि बुद्धा से ही बुद्धा बनने का अमल स्टार्ट हो गया, यानी कि किसी बुद्धा से इजाज़त लेनी पड़ेगी ताकि आप बुद्धा बनने के अमल पर रास्ते पर अमल पाएं, यानी कि बुद्धिसत्वा का रास्ता अपना लें। लेकिन महायाना ये कहता है कि नहीं, कोई भी शख्स इंटरनली वो करने के लिए उसको अपना सकता है, वो खुद ही बुद्धा बनने का अमल स्टार्ट कर सकता है। सो इन वन वर्ड ये महायाना बुद्धिज़्म है जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में फैला और जो आज आपको चाइना में भी नज़र आता है और उसकी कई शाख कोरिया में, और आपको जापान में उसकी एक और शाख न जो मकामी इन चीज़ों के मिलाप से भी एक नई चीज़ बन जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये महायाना ही है। फिर आगे आ जाएं, ये एक मिनट, ये एक बड़ा मशहूर उसका मोजज़ा है, मिरेकल कह लें, इसको समुगधा मिरेकल कहते हैं। ये बुद्धा की एक बड़े ही अच्छे मानने वाले जो हैं वो आदमी या अमीर आदमी की बेटी थी जो कि जैनिज़्म के किसी बंदे से ब्याही जाती है। ये वो हिस्सा है बुद्धा की लाइफ का जब वो अपनी अबदी ज़िंदगी की तरफ रवाना होने लगता है, यानी कि यूँ समझे कि जब उसकी मौत का वक्त करीब आने लगता है, उससे पहले कुछ मिरेकल्स उससे वो अदा होते हैं। फिर उसके साथ बुद्धिसत्वा नज़र आएंगे। यहाँ पर बुद्धिसत्वा वो आइडियल है बुद्धिज़्म में, यानी कि वो शख्सियत जो बुद्धा बनने के अमल का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। और बुद्धिसत्वा की कई किस्में हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मंजूसरी, जैसे पद्मा पानी, और इनमें से एक बुद्धिसत्वा मैत्रियाँ हैं जो कि आएंगे, यानी कि
आप ये देखिए कि बुद्धिज़्म में भी एक ऐसा फ़लसफ़ा मौजूद है जैसे हिंदुइज़्म में है कि कल की अवतार आएगा, और बुद्धिज़्म भी इस बात का कायल है कि एक रिफॉर्मर ने आना है। तो वो बुद्धिसत्वा मैत्रिया उसको कहते हैं, यानी कि दोस्त, मैत्रिया दोस्त। तो यानी कि जब सारी आलम उसमें जहालत में, गुमराही में डूब जाएगा, तो फिर एक रिफॉर्मर आएगा जो अभी छुपा हुआ है, वो जाहिर होगा। और मुसलमानों में भी कुछ ऐसा नज़रिया है कि इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो कुरान में लिखी हुई तालीमात है वो कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद थी, जिनको बाद में उनके मानने वालों ने, असल बंदों के जाने के बाद जिन्होंने वो फ़लसफियाना या ये नज़रियात पेश किए, तोड़ मरोड़ दी। सो फिर ये एक बड़ा मशहूर मिरेकल है मरने से पहले जो उससे सरजद हुआ, जिसमें वो अपनी शख्सियत को कई रूपों मल्टीप्लाई कर लेता है अपनी शख्सियत को, यानी कि कई बुद्धा नज़र आते हैं, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाया कि ये तो ऐसे ही है, ये हमें मारता है, ये फजूल बातें जैसे हर दौर में उन लोगों के लिए की जाती रही हैं जो कि अलग सोच के मालिक हों। तो उनको दिखाने के लिए एक बादशाह के सामने वो अपने कई रूप ले लेता है और लोग मरूब हो जाते हैं और उसको मानने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर उसका आखिरी वक्त आ जाता है, वो अपनी मौत को गले लगाने के लिए, इन मनाजिर में आप देख सकते हैं, फिर उसको जलाया गया, उसके मानने वालों ने उसके मरने के बाद उसको जलाया। फिर ये बाकी तो चीज़ें आपको पहले ही पता है। ये बुद्धा इस शक्ल में नज़र आएंगे जब वो उर्ना और उशनीसा के साथ हों और सिंपल लिबासों में हों। अगर वो जेवरात और इन सब चीज़ों से मुज़य्यन नज़र आएगा, जो शाही वो पोशाक होती है, वो एक बुद्धिसत्वा होगा। बुद्धा भी एक वक्त में बुद्धिसत्वा ही था जब वो सिद्धार्थ था, उसका सॉरी बताना भूल गए, उसका सही नाम सिद्धार्थ था। तो बुद्ध बनने के बाद वो सिद्धार्थ वाला बुद्धिसत्वा रह गया पीछे और नई शख्सियत ने जन्म लिया जिसको हम बुद्धा के नाम से जानते। और यहाँ पर मौजूद जो मटेरियल है वो शिस है, जो ब्लैक भी है, ग्रे भी, और ये इन इलाकों में बड़ी तादाद में मिलता है, जो आज गंधारा जिसको हम समझते हैं। फिर हम कुछ ऐसे मुजस्समों से रुशनास होंगे जिनमें आपको मवाद बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा, यानी कि स्टुको, जिसको हम गच कहते हैं उर्दू में, उससे बने हुए मुजस्समे। और ये एक वाज़िया दलील है कि ग्रीसो रोमन एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट हो गए मटेरियल चेंज के साथ भी। इसमें भी आपको प्रोमिनेंट इसलिए नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको करिंथियन कॉलम्स नज़र आएंगे जो कि ग्रीसो रोमन आर्ट की बहुत बड़ी पहचान है और आर्किटेक्चर की भी बड़ी पहचान है। आपने पाकिस्तान में ऐसी इमारत देखी होंगी जो वसी बड़े बड़े रोमन कॉलम्स से आमिल हैं, जो अंग्रेज़ों के दौरान में बनाई गई, तो वो पहले से यहाँ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स की सूरत में मौजूद थी। यानी कि ये पहली दफ़ा नहीं हमने इन चीज़ों को देखा, ये बड़े बड़े कॉलम्स, बड़े बड़े ऐवान और ये सारा, ये सदियों भी पहले यहाँ मौजूद थे, बड़े थोड़ी तादाद में हो या मुजस्समों में देख सकते हैं। तो फिर और जब ग्रीक यहाँ आए तो लाजमन वो अपने खुदा भी साथ लाए। तो बुद्धा में एक झलक नज़र आएगी एरियन कॉन्सेप्ट की, हालांकि वो एरियन ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर चूँकि थोड़ी चपटी नोज़ का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वहाँ पर खड़ी नोज़, यूरोपियन लोगों की नोज़ खड़ी, तो बुद्धा के फीचर्स भी आपको बदले हुए नज़र आएंगे और बुद्धिसत्वा में भी आपको ये तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। ठीक है, ये बुद्धिसत्वा है। ये बुद्धा का एक बहुत बड़ा मुजस्समा है, स्टैंडिंग बुद्धा, यानी कि लाइफ साइज बुद्धा। और हेलो इसलिए आपको नज़र आएंगे, ये हेलो पहचान है रूहानियत की। और उर्ना उशनीशा ये विजडम की अलामत है, जो बन है इसके ऊपर बना। और ये थर्ड आई यानी कि इंटरनल आई का खुलना, यानी कि आदमी को ऐसा शऊर मिलना जो दूसरों को जिसका इदराक ना हो। ओके, ये मज़ीद मुजस्समे हैं जो गच के बने हुए हैं। इनमें कुछ रोमन गॉड्स के हैं, कुछ में बुद्धा की मॉडिफाइड शक्लें आपको नज़र आएंगी। जब आप इस जगह का दौरा करेंगे तो आप मुझसे बेहतर उनका मुताला कर सकेंगे और करीब से देख सकेंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं वक्त के साथ और इन्फ्लुएंस के साथ। ये स्टुको में बहुत बड़ा सर है बुद्धा का, आप इसमें देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े सर भी बनाने की उन्होंने पूरी जैसे आप आज भी जाएं रोम में तो आपको उनके गॉड्स बहुत ग्रेंजर वाले नज़र आते हैं और इंसानी फिजिक की जो कमाल नज़र आएंगे, जैसे हम हासिल करने के लिए आजकल लोग जिम में जाकर तगदो करते हैं। उन्होंने अपने गॉड्स को वैसा पेश करके लोगों में ये जो मॉडर्न जिमिज्म है वो भी पैदा किया हुआ है। तो इस तरह उन्होंने बुद्धिसत्वा के मुजस्समे भी बनाए हैं जिसमें बुद्धा को बड़ा ही यूं समझ लें सुपर ह्यूमन दिखाने की कोशिश की है। बुद्धिसत्वा की नाक थोड़ी चपटी है बाकी बुद्धिसत्वा से, ये इसका मतलब है
कि इंडिया के मकामी हालात का इस पर असर नज़र आता है। नॉर्थ इंडिया नहीं, ख़ुसूसन साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं, वहाँ के हालात भी यहाँ पर नुमाया हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर चपटी नोज़ वाले लोग रहते हैं और वो साउथ ईस्ट एशिया तक उसका सिलसिला चला जाता है। फिर ये बोधिसत्व मैत्रेय है। और एक और बात है मुद्रास। मुद्रास क्या होते हैं? साइलेंट साइन लैंग्वेज। बुद्धिज़्म में जो इबादत का तरीका है वो है खामोशी से कुछ पढ़ना, जो भी उनका है वो मेडिटेशन करना। और बुद्धा जो है वो बोलने से ज़्यादा हाथ के इशारों से अपने मानने वालों के साथ कम्युनिकेट किया करता था। तो उन हाथ के इशारों का कुछ ना कुछ मतलब होता था, तो उसको मुद्रास कहते हैं हिंदी में। तो अगर वो जैसे यहाँ पर है बोधिसत्व मैत्रेय इन अभाया मुद्रा, यानी अभाया मुद्रा कह लें, हैरानगी, एस्टॉनिशमेंट का जेस्चर, ऐसे करके उसका हाथ होगा। तो आप अगर इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद मुद्रास के बारे में पता चलेगा और उनके पीछे छुपी हुई फिलॉसफी भी आपको समझ आ जाएगी जब मज़ीद आप उसके ऊपर तहकीक करने लगेंगे। ये भी बोधिसत्व है, मैत्रेय ही है ये वाला। इसने हाथ में एक कमंडल भी पकड़ा हुआ है और बोधिसत्व मैत्रेय ने अक्सर अपने लेफ्ट हैंड में एक कमंडल पकड़ा होता है और उसका जो राइट हैंड होता है वो अमूमन ऐसे होता है और हैलो भी होता है। ये बुद्धा है और ये सब के सब ज़्यादातर जो आपने मुजस्मे यहाँ देखे हैं ये टेक्सला के इलाके या सुबह सरहद जो आज केपी के वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से खुदाई के दौरान मिले। और ज़्यादातर मुजस्मे जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले निकल आए थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ज़माना था उस दौरान ही ये दरियाफ्त हो गए थे। फिर ये एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है जो आप जिसका मॉडल आप देख, ये दरअसल एक आलमी विरसा है जो कि तख्त भाई में मौजूद है। सुबह सरहद का इलाका तख्त भाई है जो डिस्ट्रिक्ट मर्दान में पड़ता है। आपने बुद्धा का लाइव स्केच यहाँ पर देखा होगा, ये आर्चिस के अंदर। तो आप यहाँ पर नोट करें कि इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ ट्रांसलेट किया। ये जो नीचीज़ आप देख रहे हैं जिनमें वोटिव स्टूपा यानी कि छोटे छोटे स्टूपा बने हुए हैं और ये मॉडल हैं। अच्छा, ये बीच में एक बड़ा स्टूपा है। स्टूपा की भी एक फिलॉसफी है। स्टूपा क्या है? ये बैठा हुआ बुद्धा है जो उसके बारे में कहा जाता है। स्पाइरल्स उसके ये वाले पोर्शन है, बीच वाला वो बैठा हुआ है और अपनी टांगें उसने पसार रखी है। नीचे ये है, ये इसको कह लें उसके नीचे कायनात है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसका वो सारा वजूद जो है मेडिटेशन में बैठा हुआ है। तो बुद्धा का जो फिलोसॉफिकल वो एक्सप्लेनेशन है वो बैठा हुआ बुद्धा है मेडिटेशन में। ठीक है, तो इसकी भी कई किस्में होती हैं। इस गैलरी की जो सबसे ख़ास बात है वो इस छोटी सी प्लास्टिक की ट्यूब में कैद है। ये ट्यूब के अंदर बुद्धा की राख के कुछ ज़र्रात हैं, यानी कि बॉडी पार्ट्स कह लें, इसको हिंदी में अस्थियाँ कहते हैं और उर्दू में आप कह लें कि उसकी बाकियात। तो ये मशहूर मारूफ एक स्टूपा है टेक्सला में, कलामा स्टूपा, वहाँ से ये मिला। तो इसको हमने यहाँ पर आपके देखने के लिए रख दिया। और ये बाकी मुजस्समा जात जो हैं ये ग्रीक इन्फ्लुएंस के हैं सारे, इधर भी उधर भी। और ये जो कैस्केट है ये 2री सदी ईस्वी से ताल्लुक़ रखती है, कनिष्का के ज़माने से। ये रेलिक्री है जिसमें बुद्धा की ऐश रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल फैक्ट में। और ये गिल्डेड बुद्धा है मैत्रेय और इसका टाइम पीरियड नीचे लिखा हुआ है 2nd to 5th सेंचुरी AD। गिल्डेड यानी कि इस पर सुनहरी पानी चढ़ा हुआ बुद्धा। तो जनाब मैं याकूब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस गैलरी का हमें विज़िट करवाया और इंतहाई शानदार तरीके से इस गैलरी के बारे में बताया, बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया। इनके टाइम देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया जो मेरी गलत सलत बातों को भी कबूल कर लिया होगा, इसलिए कि मैं हरफ आखिर नहीं हूँ, ये हिस्टोरियन है, मैं जोग्राफर हूँ भाई। अल्लाह हाफ़िज़।